हमारे बीच में प्रोफ़ेसर उदय प्रताप जी हैं, देश का जाना-माना नाम, समाजवादी आंदोलन के प्रणेताओं में देश के जिन्हें राष्ट्रीय कवि का ख्याति प्राप्त है, उनके अंदर और पूरा देश उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के गुरु के तौर पर भी और आज भी समाजवादी पार्टी के मुख्य तौर पर एक थिंक टैंक के तौर पर जिन्हें माना जाता है, वो प्रोफ़ेसर उदय प्रताप जी हमारे साथ में हैं। आपका प्रोफ़ेसर साहब बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो की जो पैदाइश हुई वो उस समय की जो पृष्ठभूमि थी आपके परिवार की, वो पृष्ठभूमि क्या थी? सुनील जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और आपकी टीम का भी स्वागत है। मैं मैं मेरा परिवार एक बड़ा शिक्षित परिवार था और जमींदार परिवार। तो जमींदार माने बड़े किसान और लेकिन शिक्षित इतने थे कि हमारे जो बाबा जी थे दादाजी, वो उन्होंने 1873 में सेंट जॉन्स कॉलेज से बीए किया था और उस समय मैनपुरी जिले में शिक्षा का जो वो था उसमें वो दूसरे तीसरे तीसरे चौथे नंबर के ग्रेजुएट रहे होंगे। उस समय वहाँ के कलेक्टर था, उसने उनकी रिकमेंडेशन पर हमको पीसीएस बनाया। पहले वो पीसीएस रहे हमारे पास। फिर उसके बाद में हमारे जो दूसरा हमारे पिताजी की कुड़ी थी वो बहुत शिक्षित थी। उसमें जो प्रोफेसर थे बहुत बड़े नाम प्रोफेसर थे, फिलोसफी के थे। हमारे पिताजी खुद चेयरमैन थे डॉक्टर थे, वो भी पीढ़ी बड़ी शिक्षित थी और हमारा हम उसके बाद हम लोग भी जो है, मेरा कहने का मतलब है कि हमने एक शिक्षित परिवार में और सुसंस्कृत परिवार में हमको यही सिखाया गया कि सब धर्मों में इंसानियत धर्म सबसे बड़ा है। ये सारे हमारे परिवार के। जी, तो आपकी जो शिक्षा है, प्राइमरी स्कूलिंग फिर आपका कॉलेज, ये कहाँ पर हुआ? मैं शुकाबाद में, पिताजी चेयरमैन थे, डॉक्टर भी थे, तो हम लोगों की शिक्षा शुरू में उस समय उर्दू हिंदी उर्दू दोनों साथ साथ पढ़ाई जाती थी, तो हमने दोनों साथ साथ पढ़ी पहले तो छठवें तक। फिर छठवें के बाद हम एक हायर सेकेंडरी स्कूल था उसमें गए, फिर एक कॉलेज में चले गए। तो बीए तक हमने एक कॉलेज शुकाबाद में शिक्षा प्राप्त की। बीए करने के बाद फिर सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से हमें। जी, अब स्कूल के या कॉलेज के आपके कोई सहपाठी जिनको आप याद करना चाहेंगे, जो आपके तुरंत स्मरण में आते हों, ऐसे कोई सहपाठी और ऐसे कोई शिक्षक जिन्होंने आपके व्यक्तित्व निर्माण में एक बड़ा प्रभाव डाला है, आपको लगता है कि वो आपको उन्हें कह सकते हैं कि वो जैसे आपको तमाम सारे लोग देश में गुरु मानते हैं उसी तरीके से शिक्षा तो हर लेवल पे हमको मेरा सौभाग्य रहा कि हर स्तर पर मुझे बहुत ही नामी गिरामी पढ़ाने वाले मिले। यहाँ तक कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई, तो जिस स्कूल की या कहिए, उसके जो प्रिंसिपल थे वो कविदेव के परिवार के थे। केशव देव उनका नाम था और कुशमरा के वो रहने वाले थे और कुशमरा कविदेव की भूमि थी। वो खुद बहुत अच्छे कवि थे, तो कविता के संस्कार हो सकता है वहीं से वो। बाद में फिर जो मुझे बड़े लोग मुझे पढ़ाने मिले हमारे घर में ही, बहुत से ऐसे लोग थे जो बड़े प्रोफेसर थे, तो हमारे दाऊ जी दोनों, तो उन लोगों ने हम पर बहुत असर था। तब हाई स्कूल में हम पास हुए तो हमारे ताऊ जी थे जी, हमारे ताऊ जी थे प्रोफेसर मदन सिंह साहब। उन्होंने हमको एक कविता कौमुदी नाम की किताब दी थी। वो कविता की किताब थी जिसमें जो हिंदुस्तान के हिंदी के जितने भी कविता बंगाल से छपी थी, कविता कौमुदी बड़ी मशहूर किताब थी।
और वो बंगाल उसमें सब हिंदी के कवियों के बड़े नाम, तो वो उनको हमको दिए, वो हमको पढ़वाए, कहते थे कि इन कविता पढ़ो, तो वो संस्कार वहां से मिले। इन लोगों ने हुआ, बाद में प्रोफेसर योगेंद्र पाल सागर थे, जो शायर थे बहुत बड़े और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो फिर उनके जमाने में एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने कीट्स की पोएम थी लावल टेंशंस वर्सी, उसका ट्रांसलेशन हमको करना पड़ा। हुआ ये था कि उन्होंने उसकी पैराफ्रेज के लिए दिया था, हमने की नहीं, तो वो नाराज हुए, तो उनको खुश करने के लिए मैंने उसका कविता में अनुवाद कर दिया और उसी मीटर में किया जिस मीटर में था। बस उन्होंने जब उसी दिन हमारे घर जाके कहा मेरे पिताजी से कि अब इनको कवि बनने से कोई रोक नहीं सकता, जो ट्रांसलेशन कर सकता है उसी मीटर में, जिस मीटर में अंग्रेजी में उसी मीटर में हिंदी में ट्रांसलेशन वगैरह करते थे, तो इसकी बहुत बड़ी क्षमता है। तो ये कवि हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से और उनकी इस प्रेरणा से, इस घटना से हमको प्रभावित हो। तो ये आप समाजवादी विचार से आप कब जुड़े और कैसे जुड़े देखिए, और किसने प्रभावित पहली किया? बात तो मैं समझता हूँ कि मैं समाजवादी विचारधारा अपने घर से जुड़ा, क्योंकि हमारे जो परिवार में, जो मैंने बताया आपको कि हम लोग गांव में ऐसी घटनाएं कई घटती थी कि हमारे परिवार के लोग जो थे वो किसानों की और मजदूरों की और इनकी इनकी तरफदारी करते थे और उन्हें जुल्म से बचाते थे। हमारे चौधरी मेहरबान सिंह, तो उन्होंने कई ऐसी घटनाएं घटी। एक तो वहां से शायद रहा हो, लेकिन बाद में जब मैं संजोग कॉलेज में पढ़ता था तब मेरे ऊपर कम्युनिज्म का बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे जो वातावरण जो था उसमें उस वक्त आगरा जो था वो अ, वामपंथियों कहिए या प्रोग्रेसिव लोग, प्रगतिशील लोगों का एक सेंटर वातावरण था। था। और उनके संपर्क में हम रहे तो हमें पर असर पड़ा होगा। तो शुरू में मैं कम्युनिस्ट पार्टी से ही प्रभावित हुआ, सीपीआई में बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद में समाजवादियों से कब आप जुड़े? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सन 63 में ऐसा हुआ कि फर्रुखाबाद से लोहिया जी ने चुनाव लड़ा जी। कि इसको कैसे करते थे के खिलाफ। तो उस वक्त हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की, जो मैनपुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, हालांकि उसमें हम पार्टी में सक्रिय नहीं थे, हम तो लेक्चरर थे, तो लेकिन थे विचारधारा। तो हमको हमारी पार्टी ने ये कहा कि आपके गांव पड़ता है उनके क्षेत्र में, तो आप हमारी तरफ से हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है, विचारधारा के दृष्टि से वो हमारे निकटतम विचारधारा है, तो इसलिए आप उनको मदद करने के लिए जाइए। तो हम उसमें रहे और कभी कभी लोहिया जी से बातचीत भी हुई। तो एक बार लोहिया जी से हम लोगों ने प्रश्न किया था कि आपकी जो थीसिस है और पीएचडी वगैरह जो आपने की है, वो तो सब मार्क्स पे है, तो अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्या है? जी। मार्क्सवादी होने के नाते इस दिमाग में हमारे थी बात, जी। तो पूछ ली। उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया उसका कि वहीं से हमारे उनके प्रति हमारी श्रद्धा जागी और हो सकता है कि वहीं से समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा से हम प्रभावित हुए। क्या उत्तर दिया? उन्होंने दो दो तीन उत्तर दिए। पहला उत्तर तो दिया कि आपको ये पता ही है कि वो जो मार्क्सवाद है वो वर्ग संघर्ष पर निर्भर है और हमारे यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ण संघर्ष की समस्या है। वर्ग संघर्ष और वर्ण संघर्ष में एक मूल अंतर ये है कि वर्ग संघर्ष लिक्विडिटी है, उसमें तरलता है, गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है। लेकिन वर्ण संघर्ष में ये है कि कभी सुरीलन हम नहीं हो सकते, आप हमारी जात के नहीं हो सकते। ये जो है, इसको ये rigidity है इसके कारण, और उसका संबंध पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब तो धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं बदल सकती। जाति बदल नहीं सकती।
तो ये बातें हुई। दूसरे उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा जो एक अंतर है वो ये कि कैपिटलिज्म की परिभाषा के हिसाब से कि किसान कैपिटलिस्ट है, क्योंकि उसका जमीन है, प्रॉपर्टी के मालिक है। प्रॉपर्टी का मालिक है, तो उस हिसाब से। लेकिन वो ये हमारा जो कैपिटलिस्ट है उसके सर्वहारा से बहुत ज्यादा तकलीफ है। वो काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी वो उतना सुखी नहीं है। तो इसलिए ये दो तीन ऐसी बातें हैं जो एप्लीकेबल नहीं है। और इसके पहले, उससे पहले मैंने डिस्कवर इंडिया में पढ़ा था, एक नेहरू जी ने लिखा था कि समटाइम्स आई थिंक हाउ टू अप्लाई कम्युनिज्म टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, but because of the violence in communism, prevailing violence in communism, I have to drop this। to कोई ऐसा प्रश्न। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय समाज में कैसे कम्युनिज्म को लागू किया जाए, इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो violence की मैं बहुत नेहरू जी ने कभी लिखा, पहले दिमाग में आई, फिर यही आया। तो वायलेंस तो हमारे मिडिल एजेस में हमारे यहाँ भी बहुत थी, वायलेंस का नहीं थी। बिल्कुल। उसके बाद एक इस संबंध में याद आ गया, भारत में अंग्रेजी की पुस्तक है पंडित सुंदरलाल जी की, है बड़ी मशहूर, पढ़ाई जाती है। तो पंडित सुंदरलाल जी जो थे, मेरा सौभाग्य रहा कि हम भिंड के एक कवि सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई हमारी। और वो ये 77-78 की बात होगी, और वो आए थे लौट के चीन से। तो माओ से तुम के बड़े पसंद है। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि एक बार जब यहाँ से गए थे तो आप कांग्रेस थे, आपके जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास आपने लिखा उसमें तो आप गांधीवादी नजर आते हैं। तो आज की तारीख में आप कितने गांधीवादी हैं और कितने माओइस्ट है? कितने माओइस्ट? तो उन्होंने इतना बढ़िया उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि मैं 75% गांधीवादी हूँ, 75% माओइस्ट हूँ। मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई, पर बढ़िया। और यही तो नादानी है तुम लोगों की। गांधी और उनकी विचारधारा में, माओइस्ट की विचारधारा में अगर कोई अंतर है तो हिंसा और अहिंसा है। वो साधन की पवित्रता पर गांधी जी जोर देते थे, वो साधन की पवित्रता पे नहीं देते थे। चाहते वही थे। तब मुझे ये याद आया कि यही भेद जो है हमने देखा था भगत सिंह में और गांधी जी। गांधी जी और भगत सिंह, सौभाग्य है कि आप 23 तारीख को मना रहे हैं, तो उस दिन तो भैया जी का जन्मदिन है और उनका शहादत दिवस है, तो दोनों लोग याद करते थे। और शायद समाजवादी पार्टी इसलिए जोर से नहीं मना पाई 2000 का कभी भी जन्म दिवस, कि वो शहादत भी भगत सिंह की होती थी, दुख का क्षण था। लेकिन इतनी बात जरूर है कि दोनों लोगों में अगर कोई अंतर था, गांधी में और भगत सिंह में, कि वो तो यही था सिर्फ कि वो साधन की पवित्रता में विश्वास करते थे और साधन की सुचिता, प्योरिटी ऑफ मींस एंड गोल। वो कहते थे कि साधन की पवित्रता से साधन, कितना ही साधन पवित्र नहीं है तो साधन क्या पवित्र। और वो ये कहते थे, मानते थे जिन बातों को। तो आप ये जो है, अभी हमारी जो बातचीत चल रही थी, तो आप प्रभावित हुए सबसे पहले आप सोशलिस्ट पार्टी के आप सदस्य कब बने? फॉर्मली आपने कौन सी पार्टी कब ज्वाइन की? अगर सच पूछिए तो जब मैं सन 67 में मुलायम सिंह जी को पहली बार का टिकट मिला, तो उस समय हम और वो दोनों एक ही कॉलेज में लेक्चर थे। अच्छा। तो उसके नाते हमको उनका जो इंतजाम कर रहे हैं, हम थे कम्युनिस्ट पार्टी में, लेकिन इंतजाम सब हम उनके जो वर्किंग टीम थी उसके प्रमुखों में से एक थे। उस वक्त नथु सिंह जी थे और थे, तो लेकिन ये उनका सब काम हम थे। बड़ा आश्चर्य की बात है, आप तो ये मानते हैं लोग कि आप जोलॉजी हैं।
मुलायम सिंह जी के? नहीं तो आपने उन्हें पढ़ाया है? नहीं आप कह रहे हैं कि दोनों शिक्षक थे एक साथ? नहीं, पढ़ाया था उनको हमने 59 और 60 उसी कॉलेज में हमने पढ़ाया हुआ। अच्छा, उसके बाद वो भी शिक्षक बन गए। फिर 64 में आगे वो उसी कॉलेज में आगे अच्छा। में करने के बाद या बीए करने के बीए करने के बाद वो उसी में शिक्षक हो। और सन 67 में उनको टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी से तो प्रभावित तो हम वैसे ही थे, और वो कम्युनिस्ट पार्टी का मैनपुरी में पहले बहुत जोर था, लेकिन समाजवादी पार्टी के उद्भव के बाद वो जोर कम कम पड़ गया। तो जाहिर है कि सबसे जी। निकट होने के नाते हम लोग लेते, लेकिन हमने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया अच्छा। कभी। लेकिन जब 89 में आकर नेताजी ने हमको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, तो उन्होंने झारखंड राज्य से ये कहा था कि एक तो हमने आपके ही आदमी को टिकट दे दिया। अच्छा। वीर नारायण जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं यहाँ जी। लखनऊ में। वो कहते हैं कि झारखंड राय ने खुद मुझसे कहा कि प्रधान जी से मुझे कहा कि तो हमने आपके ही आदमी को दे दिया। जी। और मैं भी मालूम ये बात उन्होंने कही, तो कहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके फिर जब हम हुए तब हमने पार्टी से, बल्कि पार्टी ने ही हमको निकाला। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 89 में जब हमको टिकट मिल गया तो उन्होंने निकाल लगाया हुआ। हाँ, मतलब ये है कि भाई जब आप दूसरी पार्टी के उम्मीदवार बन गए हाँ, तो तो फिर उसमें नहीं रहे तो फॉर्मल उनको घोषणा करनी पड़ी। लेकिन हमारे संपर्क सबसे रहे, जितने भी जगदीश नारायण त्रिपाठी थे, लल्लू सिंह जी थे, और हम थे, हम लोग सब पास में बैठते थे, तो उनकी विचारधारा एक थी। तो विचारधारा में तो तभी फर्क था जितना कि मान लीजिए आप पंडित सुंदरलाल जी ने कहा वो बाकी थे। तो इस तरह से हमारा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में हमने इस्तीफा नहीं कभी दिया, और समाजवादी पार्टी में काम करते रहे। काम तो सतसत से ही कर रहे थे। जब आप चुने जाने के बाद में आपका क्या अनुभव आया, पार्लियामेंट का अनुभव? उस समय की पार्लियामेंट और अब की पार्लियामेंट में बहुत अंतर। उस समय पार्लियामेंट में पक्ष में कटता नहीं थी, पक्षों के पक्ष में, बल विपक्ष कहलाता ही नहीं था, सहपक्ष कहलाता था। अच्छा। हाँ, ये विपक्ष का एक सरकार के सहयोगी पक्ष है, वो बताता है, उसको उनसे प्रश्न करता है, उन्हें दिशा दिखाता है। ऐसी भावना नहीं थी। यहाँ तक कि जैसे वाजपेयी जी, जब हम चुनते गए तब वाजपेयी जी राज्यसभा में थे। फिर वाजपेयी जी जब लोकसभा में पहुंचे तब हम राज्यसभा में आ गए थे। तो लेकिन संपर्क वाजपेयी जी से कविता के माध्यम से ग्वालियर में सबसे पहली बार हमारी भेंट हुई थी। ग्वालियर में उस समय मिलिंद जी थे या मुकुट बिहारी सरोज जी रहे हो? मुकुट बिहारी सरोज जी थे। और वो क्या होती है मार्टिन क्या एमएनवी में का सम्मेलन था जी, जहाँ पे पढ़े थे अटल जी, वहीं अटल जी पढ़े थे। जी। और उसी का सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी, सन 72 की बात मुझे ख्याल है, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि उसकी सिल्वर जुबली थी और आजादी के 25वें साल। तो उसका सम्मेलन में जब वाजपेयी जी और हम दोनों ने कविता पढ़ी साथ साथ, और वो हमारी पहली मीटिंग हुई उनसे इस तरह से, और कवि के रूप में। फिर बाद में जब पार्लियामेंट में हुए तो हम वो जब राज्यसभा में तो हम लोकसभा में थे, लेकिन संपर्क में रहे। और एक संपर्क का सूत्र ये था कि दोनों ही आदमी जो राजभाषा क्रियान्वयन समिति, संयुक्त पार्लियामेंट होती थी, संयुक्त समिति होती थी, उसमें दोनों सदनों के सदस्य होते थे। तो जब हम पार्लियामेंट में थे, उसमें लोकसभा में थे, तो वो राज्यसभा में थे, वो राज्यसभा में थे, तो हम लोकसभा में थे, दोनों साथ साथ रहे बहुत दिनों। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि जब ये 92 का चुनाव वो हो रहा था, ये अयोध्या का, तो हम और वाजपेयी जी दोनों लोग गए थे कुमार वहां से लौटे।
तो रास्ते में पत्रकार हवाई अड्डे पर पत्रकार मिल गए। तो उन्होंने वाजपेयी जी से पूछा कि अयोध्या में मंदिर बनने के संबंध में आपकी क्या धारणा है। वाजपेयी जी की जैसा आदत थी, हाथ बंद करके मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन भारत माँ का मंदिर नहीं बनना। उसके बाद उसने हमसे पूछा, तो हमने कहा कि मैं 100% वाजपेयी जी के से सहमत हूँ। बाद में वाजपेयी जी ने कहा, तुम सामने थे इसलिए मैंने इतना और तुमने भी हमारी ताकीद कर दी। तो ये आज हाँ, ये मैं आपको इसलिए उदाहरण दिया कि उस समय सोच ऐसा था। एक आधा में ऐसा हुआ कि एक बार लोकसभा में एक था वाजपेयी जी दलित थे और हम लोग दलित थे। तो हमारी तरफ से किसी ने कहा कि वो दीक्षित जो तो रावण बना था रामायण में, वो और चिखलिया जो थी, जो सीता बनी थी, वो दोनों पास पास बैठे थे। किसी ने कहा कि रावण और सीता पास पास बैठे हैं, राम का पता ही नहीं है। तो वाजपेयी जी खड़े हुए और वाजपेयी जी ने कहा कि बानर सेना में क्यों हलचल है। तो इधर से फिर जवाब गया, तो किसने दिया था तुम जानिए कि कौन थे उस हमारे साथ कोई बड़ा तेज आदमी था इस साइड में, कांग्रेस में सभी लोग थे। उन्होंने कहा कि भारत सेना ही तो रात की तरफ थी इसलिए हलचल है। तो इस तरह के वातावरण तब लोकसभा में हुआ और अब आज का वातावरण। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और ये कि आपने पार्लियामेंट, उसके बाद आप कई बार पार्लियामेंट में रहे, सबसे एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आप किनको याद करना चाहेंगे? बेस्ट पार्लियामेंटेरियन आपकी नजर में? बहुत सारे थे, बहुत लंबा उनका नाम है, मधुलिमय जी और डिसौजी से लेकर के और इंद्रजीत गुप्ता और हमारे सामने थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, पार्टी के शोभनाथ चटर्जी थे, हमारे यहाँ जगदीश्वर मिश्रा जी थे, मोहन सिंह थे, बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग थे। कांग्रेस में कई लोग बड़े ब्रिलियंट थे। तो बहुत अच्छा वो रहता था, वातावरण ऐसा में एक दूसरे की सुनते थे। आज सुनता नहीं दूसरा, आज दूसरे को ऐसा मानते हैं विचारधारा में मतभेद होते हुए सुनते ध्यान से। जी जी। अब समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष हो रहे हैं। फॉर्मली जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी वो 48 में बनी थी, लेकिन समाजवादी आंदोलन के कुल योगदान पूरे देश के लिए क्या रहा? 48 में बनी जरूर, लेकिन जो मेरी जो समझ कि कांग्रेस के अंदर एक प्रकोष्ठ के रूप में समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से काम करती। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 17 मई 1934 को पटना में अंजुमन इस्लाम गांधी जी, और वो था क्या कि वो गांधीवादी लोग थे। ईमानदारी की बात यह है कि मैं समझता हूँ, और वो अलग उनको इसलिए निकलना पड़ा कि उन्हें मालूम था कि वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांधी की विचारधारा से सहमत पूरी तरह से नहीं। तो इसलिए ये अलग बननी पड़ी। जब गांधी जी की 48 में हत्या कर दी गई, गांधी जी नहीं रहे, तो फिर उसके बाद ये अलग से उन्होंने कहा कि आप कोई रखने का सवाल नहीं। तो आपका कहना है कि गांधी जी के चलते वहां थे और गांधी जी के बाद में वो हट गए, तो इसलिए 48 में वो बने, तो पूरे 90 साल वो होने तो आ रहे हैं। जी। तो योगदान के तौर पे क्या, सोशलिस्ट मूवमेंट की उपलब्धि के तौर पे क्या? क्योंकि लोग जो है वो देखते हैं कि भाई आपने क्या दिया समाज को। पहले तो एक बात समझिए कि जब हम लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रगतिशील और एक प्रतिक्रियावादी, ये तो साहित्य में शब्द है, और राजनीति में कहलाते हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी। इनमें फर्क क्या है और क्या फर्क है? जो देश के अंदर विद्रूपता है, विसंगतियां हैं, विषमता है, जो ऊंच नीच है, जात के नाम पर, पैसे के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो उनमें जो सुधार चाहते हैं,
उनको आप वामपंथी कह लीजिए, और साहित्य की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद और ऐसे जो लोगों ने उधर उसमें चाहते थे उनको आप कहते थे प्रगतिशील लोग। कबीर को आज भी प्रगतिशील कहते हैं, वो कबीर इन बातों को मानता नहीं था। तो वाम जिसे हम साहित्य में प्रगतिशील बेजाय अपना दृष्टि है, जी जी, जो हम जिसे प्रगतिशील कहते हैं उन्हें वामपंथी कहते हैं, और जो यथास्थितिवादी उन्हें साहित्य में हमें यथास्थितिवादी कहते हैं, और वहां पर वो दक्षिणपंथी कहलाते हैं। दक्षिणपंथी कहलाते हैं। उस दृष्टि से अगर आप देखें तो आपके प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो प्रगतिशीलता जितने भी प्रगतिशील कार्य हुए वो सब समाजवादी पार्टी के समाजवादी चिंतन की सोच से पार्टी की असल में लोकतंत्र में कार्यता जो है वो प्रमुख है। उस दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी काम हुए, चाहे वो बैंक नेशनलाइजेशन के हुए हों, चाहे वो राजा हो राज संबंधी के हुए हों, तो ये तो जो समाजवादी विचारधारा का जो अगर संक्षेप में कहा जाए तो सत्ता सम्मान संपत्ति इनके बंटवारे में जहां तक हो कम विषमता हो, यही समाजवाद है। हाँ, भेदभावपूर्ण समाज ना हो, न्यायपूर्ण हो अब सबके साथ न्याय जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा वो समाजवादी सोच है। हमसे तो अक्सर कहते हैं लोग, हमसे पूछते हैं कि आपका एजेंडा क्या है, आपका पर्सनल। हमने हमारा पर्सनल एजेंडा तो ये है कि जो भारत के संविधान के मूल्य में लिखा है वो उतना कर दो, हम मान जाएंगे कि काम हो गया। आपने क्या दे दिया था पूरा धार्मिक न्याय और तो जब हम हिंदी के भैया जी के कहने से जब हम लोग अंग्रेजी को अंग्रेजी हटाओ, असल में वो हटाओ तो उस समय था हुआ ये था कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक, लोक भाषाओं को प्रतिष्ठित करो, ये मूल सारी भारतीय भाषा, ये बड़ा मूल था। आज उसी की कमी का आज जो स्टैलिन का जो बयान है अगर उसको उससे जोड़ के देखें तो हम वो आंदोलन कितना अच्छा था। हम ये चाहते थे कि अंग्रेजी को प्रतिष्ठा जो प्राप्त है वो सभी लोग भाषा प्राप्त हो, वो सारी लोग भाषाओं को प्राप्त हो, वो सारी भारतीय भाषाओं की कम से कम जो आपके 8वें उसमें शेड्यूल में जो है जी उन सारी भाषाओं को कम से कम मान्यता प्राप्त हो। प्रमुख भाषा जो संपर्क भाषा कहते थे, प्रमुख भी नहीं कहे, जैसे अंग्रेजी संपर्क भाषा थी। तमिल का आदमी अगर यूपी वाले से बात करता है तो अंग्रेजी में करता है, बंगाल का अगर करता है अंग्रेजी में करता है। अगर दो राज्यों के लोग आपस में बात करते हैं तो वो अंग्रेजी है, ये संपर्क भाषा हुई। हम ये लोग भी चाहते थे और मेरा विचार है कि लोहिया जी भी चाहते थे कि वो प्रमुखता से हटाई जाए। हटाने का मतलब उनका कतई नहीं था। उनके अगर भाषा के ऊपर जो किताब है लोहिया जी की अगर वो पढ़ लीजिए तो उन्होंने कहा कि भाषा तो एक अपने विचारों को दूसरों तक भेजने का व्हीकल है, माध्यम है, और उसमें उसको किसी के भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। और न वो अंग्रेजी के बड़े विद्वान स्वयं थे। गांधी जी अंग्रेजी के बहुत स्वयं बड़े विद्वान थे, लेकिन ये कहते थे कि दुनिया से कहते तो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। और गांधी जी ने एक बयान ये भी दिया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी अगर अंग्रेजी न करी तो हिंदुस्तान आजाद होकर भी हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा। ये गांधी के विचार। तो जो हम लोग अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जो था वो उसी के तहत था, और उसमें अंग्रेजी हटाओ को मतलब ये नहीं था हटाओ, उसमें बात ये थी कि जैसे आपके प्रियम्बल में लिखा कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय, लेकिन आर्थिक न्याय के जी हाँ शायद बिजली चलेगी, कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू जी बंद कर दो पंखा पंखा। अगर हम लोग भाषा के सवाल भाषा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट बात जो करना चाहते हैं, हम जरूर इसलिए करते हैं लेकिन आपका लिखा है कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे, लेकिन 15% जो अंग्रेजी पढ़े लिखे उस वक्त तो 15% भी नहीं थे, उस वक्त 5-7% थे। तो वो जब हम आंदोलन चल रहा था तब तो वो पढ़े लिखे ही IAS होंगे, बड़े पदों पे होंगे, ये कैसा आर्थिक न्याय हो? ना आर्थिक न्याय ना सामाजिक न्याय, ना ऐसा ही न्याय। तो इन अन्यायों के विरुद्ध वसूल हुआ था।
बात जो हो रहा है उसमें हमारी ये जो आपने अभी जो कहा कि सारे भाषाओं को जो भारतीय भाषा है और सारी भारतीय भाषाओं का हिंदी वाले सम्मान करें, जिससे कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अ, अ, स्वीकार वो भी लोग कर लें। जी, आगे हम बढ़ते हैं। लोग असल में समाजवादी जब विचारधारा की बात करते हैं, समाजवादी आंदोलन की बात करते हैं, तो इस समय तो वो पहचान मुलायम सिंह यादव जी के साथ जुड़ जाती है, समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ जाती है। तो जब पार्टी बनी तो उस समय पार्टी के अंदर आप शामिल हुए, या कहा जाए कि आप मुख्य भूमिका के अंदर थे, तो क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि समाजवादी आंदोलन में शुरू हुए यानी 1975 से पहले बहुत काम किया, चाहे सरकार का प्रभाव कम पड़ा हो, बहुत पड़ा उन पर भी पड़ा, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन वगैरह और ये काम भी हुए, लेकिन जनता में एक ऐसा मौका आ गया था कि हैदराबाद से लेके केरल से लेके बंगाल तक से लेके पूरे हिंदुस्तान में समाजवादियों का कोई न कोई बड़ा हस्ताक्षर आपको मिल जाता था और आंदोलन चलता था। और अगर कोई आंदोलन के नाम को समाजवादी पार्टी का ही था, बड़ी पार्टी थी। लेकिन जब 70 में जब जनता दल में विलय, जनता पार्टी तो उस पार्टी का विलय हो गया, सभी पार्टियों का विलय उसमें जो होता था, उसके बाद समाजवादी आंदोलन बहुत कम हुआ। जब जनता दल जब वो भी हो गया और फिर से कांग्रेस आ गई, तो विचार ये समझ में आया कि वो एक भूल थी, ऐतिहासिक भूल हुई सबसे उसको। तो एक बड़ी बेचैनी थी कि समाज बिखरे हुए समाजवाद कैसे। उन लोगों में जो सबसे ज्यादा बेचैनी थी, उन्हें मैं जनेश्वर मिश्रा जी का नाम लेना चाहूंगा कि जनेश्वर जी कहा करते थे कि ये बहुत जरूरी है कि ये उन समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को, मधुल भाई जी कहते थे, तमाम इन लोगों के जो बड़े नाम थे और वो जो थे बड़े अच्छे कपिल देव ये सब जी ये बड़े जो किताब था राइटर लिखते नाम में नाम किया जी, वो ये कहा करते थे कि तो ये फिर से बनना चाहिए ऐसी बात। तो इस समय इधर फिर ये अयोध्या वाला प्रकरण शुरू हो गया। तब ये हुआ कि अब तो बहुत ही जरूरी है समाजवादी, क्योंकि ये तो देश जो है अब तो अगर उधर दिशा में चला गया तो लोकतंत्र से भी हट जाएगा और गणतंत्र से भी हट जाएगा। इसलिए आवश्यकता अनुभव करते हुए एक बार फिर पुनः पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, समाजवादियों को इकट्ठा किया गया और ये काम के लिए मुलायम सिंह यादव उस वक्त सबसे सक्षम व्यक्ति पाए गए, तो उन्होंने किया। लेकिन सारे लोगों ने, जो पुराने समाजवादी थे, कपिल देव जी ने इधर से, वहां पित्ती जी ने, वहां से जनेश्वर जी ने, किरण भाई नंदा और वो दूसरे जो थे कलकत्ते से जी और हर जगह से, मध्य प्रदेश से, सभी लोगों ने साथ दिया और एक दल बना और ये हुआ कि जैसे भी हो इस देश को विघटनकारी शक्तियों के हाथ में निकाल दिया, इसलिए वो बना। और वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ये बना है उससे 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद के ढहाया गया है और 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को ज्ञापन दिया था, ले जाके राष्ट्रपति भवन में, कि ये होगा और इस तरह की घटना घट सकती। लेकिन मुझे लगता है तो उस समय चाहे सेंट्रल के लोग हों, चाहे यहाँ की सरकारें हों, चाहे वो अंदर अंदर से वो बहुत मिले न हो तो, लेकिन बहुत सक्रिय नहीं थे उसे बचाने के लिए, बहुत हाथ होते जी। 92 के बाद से लेके अब तक लगभग 33 सालों में समाजवादी पार्टी समाजवादी विचार को
सरकारों में रहते हुए 4 बार सरकार में रहे, कितना आगे बढ़ा पाई आप? क्या किस तरीके से आप मूल्यांकन करना चाहेंगे? देखिए सोशल अवेयरनेस को भी मैं जोड़ता हूँ क्योंकि डॉक्टर लोहिया का पिछड़ा पावे सौ में 60 जो था वो फिर मंडल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो आज जाति जनगणना में कन्वर्ट हुआ। तो किस एक जो चेतना के स्तर के ऊपर ये क्या कुछ कर पाई समाजवादी पार्टी? एक तो समाजवादी पार्टी के आप भी एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं और बड़े सफल आपने जो काम किया वो भी हमें पता है। जब मामा बालेश्वर ने उधर जो काम किया है वो भी पता है। पर बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़ी अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया और आज भी कर रहे हैं और करते रहे। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के उद्भव के बाद समाज अगर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव कोई पड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी के पर पड़ा। और चुनाव में उनके पास पैसा और उन्होंने धर्म और पूंजी और सत्ता का जो तालमेल घालमेल किया है, धर्म को उनको पैसा वो बदले सत्ता इसलिए फिर एक पैसे का परिणाम इससे समाजवादी पार्टी का एक बात। अच्छा दूसरा आपके प्रश्न पूछना चाहते क्या नेचर का बेटे थे और शिक्षक भी थे, धनवान भी थे। और ये जो है और छोटे स्कूल में पढ़े थे गांव के में। और अखिलेश जी जो है हमारे अध्यक्ष है, लेकिन इनकी मुख्यमंत्री करेंगे थे चौधरी चरण सिंह जी एक बड़ी मजेदार बात कहते थे कि किसान के बेटे को अपनी नजर एक तरफ हल पे रखे, दूसरी तरफ सत्ता के केंद्र पे रखे। तो वो हमेशा किसानों को और ये भी कहते थे। और ये कहते कहते एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुलायम सिंह को कभी मुलायम सिंह किसान का बेटा है, उसे किसान का नेता मानना। अजीत सिंह मेरा बेटा है, वो एक मंत्री का बेटा है, एक वकील का बेटा है, वो किसान का बेटा नहीं है। तो ये उनके मुंह से भी शब्द। तो उस समय बड़े साफ सुथरे लोग थे। मुलायम सिंह का अगर कोई मैं सबसे बड़ा योगदान एक मानता हूँ तो ये कि उन्होंने चरण सिंह को समाजवाद की तरफ झुकाया। अच्छा हाँ, लेकिन चरण सिंह जैसे लोग जो है तो वो भी उन्होंने एक तरह का समझौता हो गया दोनों लोगों। कुछ वो उधर झुके थे, कुछ वो उधर। जब मुद्दा एक ही था कि उनका किसान का मुद्दा था, लेकिन और मुद्दे उनके पास नहीं थे। तो वो मुलायम सिंह जी हमेशा कहते थे किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें तो हमारे साथ है, तो वहां तो हम साथ ले रहे, बाकी बाकी और बात है। जैसे उनका एक चलता था अलीगढ़, उससे सोशल कॉम्बिनेशन जी। अब उसको उस तरह से हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते जी जी। तो अलग भेद तो था, लेकिन मुलायम सिंह के बड़े योगदान। दूसरी बात यह है और मेरे को याद है हमारी बहुत बार नेता से बहस होती थी किसान संगठन को लेकर के, और ये जो हरा पट्टा है इसका किसान संगठन की जरूरत। वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी तो खुद ही किसानों की पार्टी है, इसमें अलग से किसानों के संगठन की क्या जरूरत है ना। ये एक जो भाव है मुझे लगता है आप कह रहे चौधरी चरण सिंह के प्रभाव से, उनके सत्संग से, साहचर्य से आया था। बड़े वैसे भी मैं भी ये मानता हूँ जी। हम तो अक्सर कहते हैं किसान का कोई काम करना, भले हमारे और बातों से सहमत रहे, लेकिन वहाँ वहाँ तो जब ये विचारधारा जब फैली थी तो जब मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था और आप भी हमारे सहयोगी थे, उस वक्त 8 एमएलए हो गए थे। आपने विधायक दल का नेता बनाया था मुझको। आपको विधायक दल का नेता बनाया गया था, एक एमपी भी आ गया था वो शिविर पे। तो इस तरह से उस वक्त इतना मजबूत हुआ।
क्या मध्य प्रदेश में आज हम उतने मजबूत हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं है? अब वो वैचारिक ही नहीं रहे। अब आदमी के बड़ा अंतर, जो मूल अंतर आया, सबका समाजवादी जो था वो एक जीवन शैली की बात है। आज जो है, उस वक्त कोई, सारे समाजवादी कहा करते थे कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम वो संघर्ष के लिए लड़ते हैं। और ऐसे लोहिया जी के तमाम उदाहरण मौजूद थे कि नहीं, वो कहा करते थे कि जब संघर्ष बंद हो जाएगा सड़क पे तो सुनी हो जाएगी संसद, आवारा हो जाएगी, सुनी हो जाएगी, बांझ हो जाएगी। इस तरह की जो बात कहते हैं वो वाली बात आप दे रही है। नंबर एक, संघर्ष का वो क्या है। दूसरी बात यह है कि अब वैचारिकी का इतना अंतर नहीं रहा। हमारे बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पुराने जो शिक्षा नीति क्या थी, है हमारी किसान नीति क्या थी, मैं ये पूरी दुनिया के अंदर आज पूंजीवाद का जो एकदम कहा जाए कि नग्न स्वरूप ट्रंप के तौर पे दिखाई पड़ रहा है, जहां पर कि एलॉन मस्क सब कुछ तय कर रहा है। भारत के अंदर एक पूंजीवाद का रूप जो है वो अडानी अंबानी के तौर पर दिखाई दे रहा है कि वही लोग पूरी पॉलिटिक्स को वो तय कर रहे हैं, पूरी एजेंसीज, पूरी सरकार उन्हीं की सेवा में लगी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी विचार का रेलेवेंस अब और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, और ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि जो जिसे कहते हैं गरीब गुरबा या जो वंचित तबका है उसको कैसे सम्मान मिलेगा, कैसे सहभागिता मिलेगी, कैसे वो आगे बढ़ेगा, प्रतिष्ठा कैसे बहुत मिलेगी? बहुत सही कहा है, और आपने अपने प्रश्न में अपना उत्तर भी खुद दे दिया। समाजवादी पार्टी हमेशा विषमता के विरुद्ध रही और पूंजीवाद के विरुद्ध रही। और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद उस जमाने में जब शुरू हुई थी तो एक ही लगभग मिलता जुलती चीजें थी। साम्राज्यवाद नहीं रहा, लेकिन अब पूंजीवाद उससे ज्यादा जोर से है। आप दुनिया के किसी भी देश में देखिए, पूंजी का भाव है। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, आज आज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 73% पूंजी जो है वो 1% लोगों पे, और बाकी जो सब है इतनों पे। दुनिया के स्तर पर भी ऐसे ही हो गया। ऐसे दुनिया के स्तर पर भी सही। लेकिन उसमें तो है, लेकिन जहां तक पर कैपिटा इनकम है उसमें हम बहुत पीछे हैं। बहुत घोटाला है उसमें आंकड़ों में। अगर आप गूगल पे भी डालें तो आपकी आमदनी जो है पर कैपिटा इनकम वो 1,78,000 है लगभग। लेकिन अगर 100 बड़े आदमियों की तनख्वाह निकाल दी जाए तो वो घट के जो है वो 100 रुपया रह जाए, कितने रह जाए हमें नहीं मालूम। तो ये जो गड़बड़ झाला चल रहा है, समाजवादी पार्टी को इससे आगाह होना पड़ेगा। ये हम कई बार कह चुके हैं पब्लिक। विषमता के खिलाफ में बड़ा संघर्ष गैर बराबरी करना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। और पूंजीवाद के जैसे जब से लोग आए हैं संपत्ति के, तब से हमारी जो आम जनता के मूल प्रश्नों की तरफ से ध्यान किसी का नहीं, भुखमरी पे किसी का ध्यान नहीं है। जो शिक्षा की बर्बादी हो रही है उस पर पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी स्कूल सब बंद हुआ, प्राइवेटाइजेशन ने तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिए। बताइए आप। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या शिक्षा कहा रही है। ये जो हायर एजुकेशन है उसमें बजट ही कम करते जा रहे हैं। और जो प्राइवेट स्कूल का जो हाल है वो तो आपको मालूम है। और जब से पूंजीपतियों के हाथ में ट्रेन चली गई, हवाई जहाज चली गई, शिक्षा भी चली गई, तब से जो समाजवाद आंदोलन है उस पर असर पड़ा है। अब आपने एक प्रश्न किया था, उसका मैं जवाब देता हूँ। जब मलेरिया होती है तभी पुनः की याद आती है। जो बातें ये घूम रही है ये तो इसलिए समाजवादी जो विचारधारा है वो अब ज्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि जो जिन चीजों से हमने आगाह किया कि ये हो सकती है, हमने गांधी जी का एक वाक्य था कि मैं सनातनी हूँ और सनातन धर्म के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन एक धर्म हमारे देश में प्रमुख हो जाए इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है। तो एक धर्म का क्या मतलब था उनका? कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए।
ऐसा मतलब था। और सरदार पटेल का तो बयान था साहब कि हिंदू राष्ट्र का की कल्पना पागलपन है और कभी भी इस मुल्क के अंदर एक धर्म का राज्य आने के बाद ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आरएसएस पे उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया इसलिए था। आरएसएस तो प्रतिबंध तो खैर गांधी जी की हत्या के बाद लगाया था, लेकिन विचारधारा से वो सहमत नहीं था। जी। अंतिम आपसे अनुरोध ये है, आपने हजारों कविताएं आपने कविता पाठ किया है, सबसे प्रिय कविता जो है आप, अगर आप उसकी कुछ ये रफ सुना दें। जैसे एक पिता को अपने सब पुत्र प्यारे होते मुझे अपनी सब कविताएं अच्छी लगती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक कविता जो सबसे प्रासंगिक है आज के समय, जी, वो ये है कि ये जो दक्षिणपंथी लोग हैं या जो संघ के विचारधारा के लोग हैं या जो बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं, ये लोग जो है ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना जिनकी जो है वो उससे इस देश को सबसे बड़ा खतरा है। तो मैंने एक कविता लिखी है जी, कि न मेरा है न तेरा तेरा है, है हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका सबका है। और ये धार्मिक मामला क्या है कि हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, जी, मगर पहुंचे हुए के ये कह गए भगवान सबका है। सबका है। अब आप देखिए दुनिया के हर धर्म में लिखा है कि ईश्वर एक है। हमारे हिंदू धर्म में एक वो ब्रह्मगुप्ती नास्तिक के क्या मतलब, या वसुधैव कुटुंबकम के क्या मतलब, क्या ये लोग उसी के अनुसार चल रहे हैं? तो इसलिए मैंने लिखा कि हजारों रास्ते खोले गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। सबका है। फिर संस्कृति की बात आती है, तो आज जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो किसी एक आदमी की बनाई हुई, एक धर्म की बनाई हुई नहीं है। इसमें आर्यों का भी प्रभाव है, हुड़ों का भी है, मुगलों का भी है, और जो अंग्रेजों का भी है। अंग्रेजों का भी है, अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। जी, 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 अंग्रेजों का योगदान कम नहीं है बिल्कुल। कि संस्कृति को बनाने में। आपसे आखिरी एक अपील जो है, युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये बहुत जरूरी है। युवा जो है किसी देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जो वो अगर पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव उसका झुकाव हुआ, तो इस देश का निर्माण हो जाएगा, और वो निगेटिव हो गई अपनी सोच में तो इस देश की बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनको गांधी की विचारधारा पढ़नी चाहिए, उन्हें संविधान का संदेश पढ़ना चाहिए, उन्हें समाजवादी विचारधारा क्या है, ये है कि न एक धर्म महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वो आखिरी आदमी है जो सबसे पीछे है, उसको किसी तरह उसकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, उसको देना चाहिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण इंसानियत और मानवता। हाँ, भले जिन लोगों पर बहुत साधन है उनके भले साधन कम कर दिए जाए। जैसे जो कुशल माली होता है, वो जो पेड़ छाया रोकता है और नीचे पौधों को फलने नहीं देता, उसको कतर देता है कि भाई इसमें धूप आने दो और ये इनको। तो उसी तरह से एक ऐसी मजबूत कोई सरकार आनी चाहिए जो अब एक ये निश्चित कर दे इससे ज्यादा संपत्ति जिससे होगी उसको कोई लाइसेंस देंगे, न परमिट देंगे, न व्यापार। जो एक और जो लोहिया जी का 1 और 10 का अनुपात था, वो अनुपात ध्यान में रख के ऐसा करना चाहिए। आज क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये सरकार की नीति का वो है कि जो किसान चीज पैदा करता है, आज जो लड़ाई है, जो एमएसपी की लड़ाई हो रही है, वो क्या है, क्यों हो रही है कि किसान जो पैदा करता है उसकी कीमत वो खुद निर्धारित नहीं कर पाता, इसलिए वो गरीब है। अब उसका फर्क क्या हुआ आप लोगों को नहीं मालूम होगी। सन 1950 में 1 रुपए का 3 किलो गेहूं आता था, तब ईंट का दाम 7 रुपए 1000 था, यानी 21 किलो गेहूं ले जाइए और 1000 ईंट ले आइए।
आज अगर 1000 ईंट आप अगर लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 3 क्विंटल गेहूं देना पड़ेगा। तो ये जो विषमता जो पैदा हुई है, ये कोई भगवान ने थोड़ी बनाई है। ये लोहिया जी में और नेहरू जी में की बात होती थी। लोहिया नेहरू जी का कहना था कि 3 आना बनाम 15 आने की जो डिबेट है, डिबेट थी या नहीं, वो एक और थी कि ये समाजवादी था। ये समाजवादी तो पागलपन की बात करते हैं, कभी जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो समाज में बराबरी कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा था कि ये तो इसके अंदर तो एक पर्पज है, वो अपनी रक्षा के लिए उंगली बांधे और सब उंगली बराबर लंबी होती तो मूर्ति नहीं बनती और उसकी रक्षा नहीं कर पाती। तो वो नेचर की बनाई हुई है, लेकिन नेचर की असमानता को सामाजिक असमानता से जोड़ना पागलपन है। जी जी, बहुत आपने समय दिया, आपके बहुत आभारी है और आगे भी हम भी आपके आपके आभारी हैं, आज आपने हमको मिले, आप आए, आपको बोलने का भी भूले जा रहे थे समाज बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जो है सुन कर